अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, ईरान में गैर मामूली सूरत पैदा हो चुकी है। ईरानी खबर इदारे इरना के मुताबिक रहबर आला अली आयतुल्लाह ख़ामनई हमलों में शहीद हो गए हैं। खित्ते में जंगी कैफियत है। ईरान की जानब से इसराइल और अमरीकी अड्डों पर बड़े हमलों का दावा किया जा रहा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मज़ीद सख्त जवाब की धमकी दी जा रही है। सारी सूरत हाल पर हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया नज़ीर हुसैन साहब ने। आप साबिक सफारतकार हैं। नज़ीर साहब, मुकालमा में खुशामदीद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं ईरान में? जैसे कि ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनई जो है उनकी शहादत हो चुकी है, और इस वक्त ईरान की अंदरूनी हालात क्या है, ख़ास तौर पर क़यादत के हवाले से आपके पास क्या मालूमात हैं कि ये जो क़यादत अब उस 3 रुकनी कमेटी को दे दी गई है, और आगे कानूनी तौर पर ये क़यादत किस तरीके से आगे मुंतकिल होगी? जी, बहुत शुक्रिया। पिछले साल जून के मार्के के बाद जी ये ईरान को समझ आ गई थी कि अमेरिका का और इजराइल का जो मेन हदफ है जी जी वो ईरान की लीडरशिप है। जी ठीक है। और चूंकि ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें रहबर की जो पोजीशन है वो सबसे आला होती है, ठीक है। तो इनका ख्याल ये था, अमेरिका और इजराइल का, इनकी कैलकुलेशन ये थी कि अगर हम रहबर को न्यूट्रलाइज कर दें या लिमिट कर दें, ठीक है। तो ईरानियन सोसाइटी के अंदर एक रिवोल्यूशन आ सकता है। ठीक है। अब इसी को बेस बना के, ये डॉक्ट्रिन थी उनकी, जी जी इसी को बेस बना के आपको याद है कि जब जैसे ये कुछ हुआ तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बाकायदा अनाउंस किया कि हम आपकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है। और जैसे ही रहबर की शहादत हुई तो उन्होंने कहा अब आपका काम है कि आप अपने आप को आज़ाद कर लें। उसका मकसद ये था कि अवाम बाहर निकल आए और वो रिवोल्ट करे IRGC के खिलाफ भी और फौज के खिलाफ भी और जो उनकी रिलीजियस बॉडी है उसके खिलाफ भी। सही। तो उससे क्या होगा कि जो रजीम चेंज का जिसे आपने जिक्र किया, तो रजीम चेंज का जो ख्वाब है अमेरिका का वो रियलाइज हो पाएगा। ठीक है, ये मकसद था। सही है। और चूंकि अमेरिका के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम का बहाना था सिर्फ, और इजराइल जो है उनके लिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी और मिसाइल प्रोग्राम भी। ठीक है। और ये जो तरीका था कि अगर आप रजीम चेंज कर लेंगे तो ये मुल्क फिर उनके कब्जे में आ जाएगा। सही। वो 53 के बाद जिस तरह वो शाह को लाए थे, इस तरह भी शाह का बेटा आ जाएगा या कोई और आ जाएगा। जब वो लोग आ जाएंगे तो फिर ईरान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो फिर उनकी मर्जी की होगी। अल्टीमेटली एक कौम दूसरे कौम पे जो भी कुछ इस किस्म की लड़ाई झगड़ा या दोस्ती करती है, उसका मकसद एक ही होता है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना। सही। तो अब देखना ये होगा कि ईरानी कौम जो है, लोग जो है, आवाम जो है, आया कि वो उस सिस्टम के खिलाफ खड़ी होती है या नहीं होती है। और अगर होती है तो फिर क्या होगा। लेकिन जो नजर आ रहा है वो ये उनके ऑब्जेक्टिव अचीव होने नहीं हुए और उल्टा हो गया। सारी आवाम उन्हीं के पीछे खड़ी हो गई जो पहले सिस्टम था। इस वक्त मेरे ख्याल में ये सूरत हाल है। सही। अच्छा नज़ीर साहब, जैसे कि अभी आपने बड़ी तफसीली ये बात बताई है कि ये जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से रजीम चेंज हो जाए रहबर आला की शहादत के बाद, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वक्ती तौर पे तो ये नज़र नहीं आ रहा, तो अगर रजीम चेंज भी नहीं होती है जैसे सूरत हाल नज़र आ रही है, तो फिर अमेरिका को तो कोई जो उसके मकासद से वो फिर दोबारा नाकामी होगी, क्योंकि पहली दफ़ा उन्होंने हमला किया कि एटमी जो असासे हैं उनको ख़त्म किया जाए, ना हो सके। अब दोबारा हमला आवर हुए कि किसी तरीके से रजीम चेंज ना हो सकी, तो फिर इस हिसाब से आप क्या समझते हैं कि अमेरिका का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो उस पर फेल रहे हैं? देखें, जो पिछले साल जून की जंग थी उसमें भी बहुत नुकसान हुआ इजराइल का। सही।
और अब जो जून और अब में जो ईरान ने अपनी और कुव्वत में इजाफा किया, उससे और भी नुकसान होगा इजराइल को। अब है। अगर इजराइल को इतना नुकसान होता है कि उनका जो फायदा था वो उससे कम हो जाता है, तो मेरे ख्याल में थर्ड राउंड नहीं होगा फिर। सही, ये मुमकिन नहीं होगा। सही। अब चूंकि चाइना और रशिया ये भी दोनों दाखिल हो चुके हैं अपने अपने तरीके से। अपनी फौजें वो नहीं भेज सकते, नहीं, वो तो नहीं हो भेज सकता। सकते, ठीक कह रहे हैं। वो ये मुमकिन नहीं है। लेकिन चाइना ने जिस तरह उनको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दी है वो बहुत वैल्यूएबल है। सही। जो मेरी इंफॉर्मेशन ये है जो मैं शेयर कर रहा हूँ कि चाइना ने उनको हर जहाज जो अमेरिका से उड़ा, इजराइल से उड़ा, किसी एयरक्राफ्ट से उड़ा, और ये जो 6-8 उनके बेसेस है वहां से उड़ा, उन्होंने उनको रियल टाइम बताया। सही, ठीक है। और अब फिर उन्होंने उनको वेपन सिस्टम भी दिया, उनको रडार भी दिए। अब यहाँ पर एक और सवाल उठा है, वो ये कि ये फिर उनकी शहादत हुई क्यों फिर? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है। एक जहाज अगर उड़ता है इजराइल से, उसको 1.5-2 घंटे लगते हैं पहुंचने में। अब जब चाइना ने आपको बता दिया, अलर्ट कर दिया, आइडेंटिफिकेशन नंबर तक दे दिया आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स से कहते हैं वो दे दिए, तो फिर आपने ये सारा कुछ क्यों नहीं किया? उसका मकसद ये हुआ, अब ये जो ग्लोबल कम्युनिटी समझ रही है वो कि ईरान के अंदर वो उसको कहते हैं एलीट स्प्लिट। ये जो रूलिंग एलीट है शायद इसके अंदर डिवीजन है, स्प्लिट है। अच्छा। तो वो जो रडार ऑन नहीं हुए, वो सिस्टम ऑन नहीं हुए, जिन्होंने वो 30 बॉम्ब, वो 30 के करीब बॉम्ब जो हैं एक ही जगह पे मारे उन्होंने। तो वहाँ सिस्टम किधर था वो? सही, बिल्कुल ठीक है। अब लिहाजा ये चाइना को और रशिया को और इन वे पाकिस्तान को भी और मुसलमान मुल्कों को भी ये एक मुश्किल में डाल दिया। ईरान का जो बिहेवियर था, जिस तरह उन्होंने इसको मैनेज किया, लेकिन इसके बावजूद आपने देखा उस शहादत के विदिन घंटे के अंदर इन्होंने रिटेलिएट किया। बिल्कुल किया, बिल्कुल। तो आपका सबसे पहला सवाल ये था कि अब के रहबर का क्या होगा? अब इन्होंने क्या किया जो बहुत अच्छा किया, इन्होंने अपनी लीडरशिप को डिसेंट्रलाइज कर दिया। ठीक है, सही। अब जब डिसेंट्रलाइज हो गए हैं तो अब लिहाजा सबको पता है कि अगर खुदा न खास्ता कोई क्राइसिस आता भी है तो मुझे पता है मैंने क्या करना है, आपको पता है कि आपने क्या करना है। तो अब वो हादसा तो हो गया बड़ा, ठीक है, जो भी होगा बाद में पता चलेगा। ठीक है। लेकिन इस वक्त इजराइल को बहुत मुश्किल का सामना है, और मुझे लगता है कि अगर ये जंग लंबी हो गई, जो ईरान लंबी करना चाहेगा, तो फिर इजराइल थर्ड राउंड में नहीं जा सकता। उस वक्त तक इजराइल बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा, और जिसके लिए इजराइल ने ये सारा कुछ किया ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए, मैं आपको अर्ज करूं, इसके पीछे उनका जो थॉट है ना, वो ये है कि ईरान इज द ओनली कंट्री जो इजराइल को फेस कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल अगर सही। हम ईरान की पॉलिसी बदलते हैं या कमजोर करते हैं, तो हमारा वो जो प्रोजेक्ट है ग्रेटर इजराइल का, जिसमें अमेरिकन एम्बेसडर ने भी कहा, हकमी ने, कि यूं इनको इजाजत है, वो फिर रियलाइज नहीं होगा, और वो अल्टीमेटली गेन जो होगा वो ये गेन होगा मुसलमानों का भी और ईरान का भी। ये ठीक है, मैं समझता हूँ ये सूरत सही। अच्छा नज़ीर साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू की, मैं ये समझ सका हूँ कि इस वक्त ईरान के अंदर जो पासदाराना इनकलाब है, ये दीगर जितने भी वहाँ पे कमांडर्स हैं वो इंटैक्ट हैं, और एक लंबे वक्त तक इसराइल को, अमेरिका को अंगेज रख सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो कार्रवाइयाँ ईरान कर रहा है, इसराइल और दीगर जो अमरीकी अड्डे खित्ते में मौजूद हैं, क्या ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, इससे क्या एक तो अमरीकी अड्डों को तो नुकसान पहुंच रहा है, क्या इसराइल को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है? क्या इतलात है? मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो लॉजिक है और अंडरस्टैंडिंग ये होगा कि ईरान ये जो 6
मुल्कों पे उन्होंने उनके अड्डों पे स्ट्राइक की हैं, आइंदा वो कम नहीं करेंगे या कम करेंगे। ठीक है। देखें वो सिंबॉलिक है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो सिंबॉलिक है। और क्यों वो सऊदी अरब की दुश्मनी मोल लेगा, वो क्यों किसी और को करेगा? सही। उनको जरूर करेगा जहां से अमेरिका को एक्टिव सपोर्ट मिल रही होगी। ठीक है, सही। और लिहाजा अल्टीमेट दुश्मन कौन है उनका? इजराइल है, बिल्कुल। इवन अमेरिका भी नहीं है, सही इजराइल है, बिल्कुल। तो अब फोकस होना चाहिए और जो फोकस मुझे लगता होगा वो इजराइल होगा। इजराइल के अगर जो पहले 12 जून में जो नुकसान हुआ, जो एस्टिमेट सामने अब आए हैं वेस्टर्न सोर्सेस से, $50 बिलियन का नुकसान हुआ है उनका। अच्छा, ठीक है। और अब अगर ये जंग लंबी होती है, जो ईरान लंबी करना चाहेगा, तो फिर इजराइल तो छोटा सा मुल्क है, वो उसके तो थोड़े से लोग हैं। सही। और उनकी जो लोग हैं वो भी डुअल नेशनल्स हैं, कोई अमेरिकन है, कोई डच है, कोई फलाना, वो सारे भाग जाएंगे बाहर। सही। ठीक है। अब इन द लॉन्ग टर्म, नॉट इन द लॉन्ग, मीडियम टर्म में भी इजराइल अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि वो लंबी जंग करे। और इस वक्त जो ईरान है, मेरे ख्याल में एक सिरातुल मुस्तकीम पे जा रहा है। नुकसान जरूर हो गया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां तक जंग का ताल्लुक है वो सिरातुल मुस्तकीम के ऊपर है। अल्टीमेटली ये होना ही था। और ईरान की बहुत इन्वेस्टमेंट है, वो पिछले 2 दहाइयों से लेबनान को, सीरिया को, इराक को, यमन को, उन्होंने फलस्तीन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत हेल्प की है। मेरे ख्याल में ओवरऑल मुस्लिम कंट्रीज के लिए इजराइल को कमजोर करना जरूरी है। और ईरान ने जो अच्छा, आप क्या समझते हैं नज़ीर साहब? जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा नज़ीर साहब, आप क्या समझते हैं कि जिस लंबी इनिंग की आप बात कर रहे हैं, क्या ईरान इस पोजीशन में है कि ये कोई एक लंबा टाइम तक इस तरह की जंग लड़ सके, खासतौर पे इसराइल के हवाले से? और फिर क्या उनके पास इतना असला मौजूद होगा, इनके पास कुछ सियासी सपोर्ट मौजूद होगी ईरान के पास, जिसके ज़रिए ये इतनी लंबा टाइम पे जो है वो इसराइल को एंगेज कर सके? इसमें जो क्रूशल प्लेटफॉर्म्स हैं, वो यूएन का है। यूएन में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वो जंग को रोकने के लिए, सीज फायर के लिए हुआ। इसका मकसद ये हुआ कि उन्होंने ईरान को कंडम नहीं किया, इसके बावजूद कि वो यूरोपियन भी थे और बाकी भी थे। नंबर 1। नंबर 2, रशिया और चाइना ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि जो ईरान है वो वेनेजुएला की तरह अमेरिका और इजराइल के कंट्रोल में चला जाए। सही। यहाँ पर दुनिया का तीसरे बड़े ऑयल रिजर्व हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जो भी कुछ हो जाए, जैसे भी कुछ हो जाए, चाइना करेगा, रशिया हेल्प करेगा, नॉर्थ कोरिया भी हेल्प करेगा, और पाकिस्तान के अंदर से भी जो आवाजें निकल रही हैं सिविल सोसाइटी की, वो सारी की सारी इनके सपोर्ट में है। और आपने देखा ओवरऑल लोग अप्रिशिएटिव हैं कि कोई तो कंट्री हुआ जिसने इजराइल को सामना करने की शिक्कत की और हिम्मत की। जी ठीक है। जी, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, मुकालमा में खुशामदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, क्या समझते हैं इस वक्त रहबर आला अली खामनई की शहादत के बाद ईरान में क्या सूरत हाल है? क्या वहाँ पर सियासी तौर पर मामलात को संभाल लिया गया है, और फिर पासदारान इनकलाब और दीगर पे जो मामलात हैं वो इंटैक्ट हैं, और ईरान इस पोजीशन में है कि वो इसराइल को एक लंबे टाइम के लिए एंगेज कर सके? अलवी साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कि ईरान के रहबर मौज़म के हवाले से, जी,
देखिए वो कोई जो है 55 साल की उम्र के या 60 साल की उम्र के तो थे नहीं। जी। वो 86 साल की उम्र के थे और ठीक वहाँ है। की जो ज़ाहिर है क़यादत थी, जी। उनको ये अंदाज़ा था कि वो ज़ाहिर है कि तबाई जो मौत है उसका भी शिकार हो सकते जी, हैं। ठीक है। तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जामे शहादत दिया। जी, ये जी। तो उनके ऑलरेडी एक देखें ना, अभी 86-87 साल की उम्र काफ़ी उम्र होती जी, है बिल्कुल सही कह और रहे हैं। उसके अंदर जो है वो कभी भी जो है उनको वो वैसे भी अल्लाह ताला के पास जो है वो जा सकते थे। जी। इसलिए उन्होंने इसके लिए जो तैयारियां जो थी वो उन्होंने की हुई थी। ठीक ये है। नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी जो एक शहादत है वो एक जाहिर है एक बड़ा अलमिया है, जी, इसमें जी। कोई दूसरी राय जी, नहीं ठीक है कह रहे हैं। और अवाम के लिए जो एक है शौक है। लेकिन जो करते धरते हैं, जो जी, जी। मूवर्स एंड शेकर्स हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। उन्होंने है। इसके लिए दे वर वेल प्रिपेयर्ड और खुद आयतुल्लाह खामेनाई जो है उन्होंने इस बात का इजहार मुतअद्दिद दफा किया था और वो भी जो है वो बुजुर्ग हो चुके थे और ठीक वो भी है। मेरे ख्याल में जो है तंग आ चुके थे और इसी वजह से वो अपनी जगह से तब्दील नहीं कर रहे थे। अब ठीक इसमें है। कोई शक व शुबा नहीं है कि ये तो एक बात हो गई, ठीक लेकिन है। इसका दूसरा पहलू है, जी। क्या उन्होंने एक आदमी को जो है वो शहीद किया है या एक नजरिए को शहीद किया है? क्योंकि आज जो नजरिया है वो तो सड़कों के ऊपर नजर आ रहा है। सही। ईरान की सड़कें जो है वो इस टाइम पे सोगवारों से भर चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि ईरान में कोई ऐसा शख्स नहीं रह गया जो इस टाइम पे बाहर ना आया हो। सही। तो इससे तो बड़ा वादे नजर आ रहा है कि वो तो हर दिल अजीज थे, महबूब थे और लोगों को जो है प्यारे थे और तभी जो है वो लोगों के लिए जो है वो लोग बाहर निकले उनके लिए। सही। और इसका मतलब है कि रजीम चेंज का फॉर्मूला जो है वो तो हो गया फेल हो जिसको गया। खुद अब मगरबी मीडिया भी जो है वो बात कर रहा है कि ठीक है। रजीम चेंज तो मुमकिन नहीं है। ठीक है। दूसरी जानिब जो है वो ईरान का जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उस टाइम पे आपको याद होगा कि अमेरिका ने कहा था कि 1 हफ्ते की दूरी के ऊपर है वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल से। सही कह रहे और हैं। ये कहा जा रहा है कि 3 दिन तो जंग के गुजर गए और पीछे रह गए 4 दिन, तो बिल्कुल। जाहिर है 1 हफ्ता तो फिर मुकम्मल हो जाएगा। सही। और मगरबी मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो उसके करीब हो चुके हैं और वो न्यूक्लियर टेस्ट कभी भी मुतवक्का है। सही। और अगर जिस दिन ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया उस दिन फिर मेरे ख्याल में जो है ये गेम जो है ये बिल्कुल यकसर पांचा जो है वो पलट जाएगा। इसका सही। दूसरा पहलू ये है कि ईरान ने जो डेविस्टेशन कॉज की है इस टाइम पे इजराइल के अंदर, जी। कहा तो ये जा रहा है कि इजराइल में एक जो है मिसाइल वो हमने नहीं गिरने दिया, लेकिन जी, दूसरी जानिब इजरायली मीडिया पोसीदा और खंडरात बनी इमारतों को दिखा रहे हैं। जमीन के ऊपर जो है वो आपने देख लिया कि किस तरीके से बुरे अंदाज के अंदर वहां तबाही और बर्बादी के मनाजिर जो है वो तमाम दुनिया देख रही है। गाड़ियों का तहस नहस हो जाना, बड़ी बड़ी इमारतें जमीन बोस हो जाना, ये तमाम असरात जो है ये हवा के जरिए नहीं हुए बल्कि ईरानी मिसाइलों के जरिए हुए। दूसरी तरफ जो है वो अरब दुनिया है, अरब दुनिया जिसके पास रिएक्शन का टाइम नहीं है। यानी कि अमेरिका जो है वो अरब दुनिया से बिलियंस और ट्रिलियंस जो है वो लेता रहा, लेकिन जो दिफाई निजाम उसको वहां कायम करने थे उर्दन के अंदर, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर, कतर के अंदर, कुवैत के अंदर, बहरीन के अंदर, वो उसने कायम नहीं किए। सऊदी अरब के अंदर वो नहीं कायम कर सका। बिल्कुल। और उनका जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो इंटैक्ट नहीं रहा और ईरानी मिसाइलों की बर्क रफ्तारी को जो है वो मुकाबला नहीं कर सके। बावजूद इसके कि इजराइल जहां सबसे ज्यादा ईरानी जो हमलों के खिलाफ उन्होंने अपना दिफाई निजाम रखा हुआ था वो उनका कामयाब और कारगर नहीं साबित हुआ। आप देख लीजिए, हालांकि 4 स्टेजेस के अंदर ये प्रोग्राम था। एक तरफ थॉट मिसाइल था, तो दूसरी जानिब जो है डेविड स्लिंग सिस्टम था, तीसरी जानिब आयरन डोम था, तो चौथी दफा जो है वो एरो मिसाइल जो है वो सीरीज थी, लेकिन कोई भी रोकने में कामयाब नहीं हुआ। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर तो ये दिफाई निजाम भी मौजूद नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है एक दबाव बढ़ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी रीजनिंग जो है वो आज कुवैत के अंदर एक जहाज
जहाज की तस्वीर आई कि जी बिल्कुल, F-15 जहाज जी जो है वो F-15 जमीन बोस हुआ। सही। अब ये अमेरिका ये कह रहा है कि जी ये तो कोई फनी खराबी की वजह से हो गया, जबकि कुवैती वजारत दिफा ये कह रही है कि मुतअद्दद जी जहाज गिरे हैं, तो जी क्या बिल्कुल सारों के सारों को फनी खराबी लाहक हो गई है बिल्कुल अचानक? ये फनी बिल्कुल, खराबी ये पहले क्यों खबर नहीं हम देखने यहाँ में आई? पढ़ रहे थे, हम भी समझते से कासर रहे। आप कोई इस बारे में बता सकते हैं कि वहाँ ये क्या वाकया हुआ जिसकी वजह से मुतअद्दद तैयारे गिर गए? देखें, ईरानी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और खास तौर पे ये जो 12 रोजा जंग के बाद उन्होंने जंग की तैयारी की और अपनी कमजोरियों और कोताहियों के ऊपर काफी हद तक काबू पाया, मां सवाए एक कमजोरी के, और वो है उनके यहाँ मौजूद काली भेड़ें। जी बिल्कुल, काली असल मसला भेड़ें जो यही कि है। इतलात देती हैं, जो कि जी सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ईरान के लिए खतरा है, ठीक वो है, उनकी काली भेड़ें हैं। सही। अच्छा अलवी साहब, इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने बाकी चीजों के ऊपर तो आप देखें कि किस तरीके से अब ये जहाज जो कटी पतंग बने हुए हैं, जी जी ये जो गिर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये ईरान के हमलों के नतीजे में गिर रहे हैं, नंबर 1। सही। नंबर 2 यह है कि जो मिसाइल हैं वो जबरदस्त तरीके से निशाना बना रहे हैं इन तमाम अरब ममालिक का, जिनकी वजह से एक दबाव जो है, सिफारती दबाव, मुआशी दबाव जो है वो बढ़ रहा है। सही। अब हम आलमी मंजर नामा पे अगर गौर करें तो हमें ये नजर आता है कि जंग का फैलाव बढ़ रहा है। इसके अंदर लबनान भी आ चुका है, इसके अंदर जो है बरतानिया भी कूद पड़ा है, और यूं ये 14 ममालिक जो है ये बन गए हैं इस खित्ते के अंदर। और फिर इसके अंदर जो मुआशी अदब इस्तेहकाम हुआ, उससे आज आलमी जो मंडियां थी वो क्रैश कर गई, और पाकिस्तान के अंदर 1 घंटा जो है स्टॉक मार्केट को बंद करना पड़ा। सही कह तेल की तरसील जो है उसके ऊपर वाजे जो है फर्क पड़ा है, और डॉलर का जो है वो कीमत जो है वो तेल की वो बढ़ चुकी है, और ये मजीद बढ़ने जा रही है। अब चीन को देख लें तो चीन का 90% इन्हिसार इस टाइम पे ईरानी तेल के ऊपर बिल्कुल, है, इसमें कोई और शक नहीं। आबनाए हुर्मुज बंद हो चुकी है, और बाबुल मंदब हुर्मुज जो स्ट्रेट्स है, जो आबनाए बाबुल मंदब है, वो भी बंद की जा चुकी है हौथियों की जानिब से। तो दुनिया का ट्रेड मुतासिर होगा, यानी कि जिस जहाज में 1 दिन में पहुंचना था, अब वो 1 माह में पहुंचेगा, और अगर वो 1 माह में भी ना पहुंचा तो फिर तो जिस तरह से ईरान ने ऑयल टैंकर्स को और दीगर को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ जो उसके अपने भी जहाज जो हैं उनको भी तबाह करने के दावे अमेरिका की जानिब से सामने आए हैं। लेकिन क्या 8 साल की जो जंग हुई इराक ईरान के माबैन, क्या 8 साल के अंदर तेहरान ने पहले स्कड मिसाइल नहीं देखे, जिनका 1-1 टन वॉरहेड था? देखे उन्होंने, सही कह रहे हैं, बिल्कुल देखे। 2.5 लाख लोग शहीद नहीं करवाए, करवाए उन्होंने। तो फिर क्या वो जंग इराक जीत गया, बावजूद इसके कि पूरी अरब दुनिया उसकी पुष्टपनाही कर रही थी, और मगरिब जो था वो भी उसकी पुष्टपनाही कर रहा था? क्या 47 साल के अंदर रिजीम चेंज कर लिया अमेरिका ने, जो अब करने जा रहा है? बिल्कुल। और फिर इसी तरीके से ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अबनाए हुर्मुज की भी बड़ी अहमियत है इस वक्त, वहाँ भी जो है वो तेल की सप्लाई काफ़ी हद तक मुतासर हो गई है, बहुत सारे जहाज जो है वो फंसे हुए हैं। तो अगर ये सप्लाई मुतासर होती है तो क्या 1973 जैसा जो ऑयल का बुरान था, इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है? जी बिल्कुल, इससे भी बुरी हो सकती है, क्योंकि 1973 में जो ममालिक थे उनका जो है वो इस तरह से तरक्की वाला मामला नहीं था जो अब है इस टाइम पे। आप देखें कि तकरीबन चाइना, जो कि इस टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है, उसका 90% तेल का इन्हिसार आबनाए हुर्मुज से ईरान का तेल ही है। और ये जंगें जो होती हैं, ये जो आलमी जंगें होती हैं, ये आप जानते हैं कि ये गलत फहमी की बुनियाद पे ही शुरू होती हैं। ये कहना मेरे ख्याल में कि ज़ाहिर है कबल अज़ वक्त ही होगा कि ये तीसरी आलमी जंग के धाने पे हम खड़े हैं, वो कि एक मिनी तीसरी जंग जो है वो तो शुरू हो चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया के 14 ममालिक, जिनमें से 3-4 मुल्क जो है वो तो न्यूक्लियर हैं, तो फिर तो और क्या मतलब आप देखें। अब इस सारे के अंदर जो है वो गौर फरमाइए तो आपको ये पता चलेगा कि जंगें जो होती हैं उसके अंदर मजबूर
मजबूरन दूसरी जंग अजीम भी जो है वो नहीं होनी थी, लेकिन फिर कुछ हालात ऐसे बन गए कि फिर उसके अंदर दीगर फरीकैन को कूदना पड़ गया, और फिर जब वो कूदे तो जाहिर है ये जंग का फैलाव बढ़ता चला गया। अब ईरान जो है वो अपने प्रॉक्सीज जो है उनको भी इन्वॉल्व कर रहा है। आपने देखा हिजबुल्लाह का, अब इजराइल जो है उसकी अटेंशन डाइवर्ट हो गई है, यानी कि पहले तो वो ईरान के ऊपर फोकस था, अब वो लबनान के ऊपर भी चला चुका है। लबनान पे जब जाएगा तो जाहिर है दुनिया के अंदर कुछ फोरम्स हैं जो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। चले ईरान के लिए तो लोग इकट्ठे हैं, लेकिन इसके हवाले से उनके जज्बात अच्छे नहीं होंगे, और जाहिर है चाइना के जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिट होंगे तो चाइना का खामोश रहना शायद मुमकिन ना रहे। ये या तो वो अमली सतह के ऊपर अगर आएंगे जिसके चांसेस कम हैं, या फिर वो मेरे ख्याल में खुफिया अंदाज में जिस तरह से वो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको मजीद जो है कुछ इकदामात लेने पड़ जाएंगे। ये तो एक बात हो गई इसके अंदर। अब इसको जो दूसरा पहलू है कि क्या बमबारी से और गोला बारूद किसी मुल्क के ऊपर दागने से क्या मुल्क खत्म हो जाए करते हैं? तो अलवी साहब आपको याद होगा, आइए आपको मैं लाओस लेके चलता हूँ। लाओस चलते हैं, वहां देखते हैं कि B-52 तैयारों ने 5 साल तवातर से हमले किए और इतना बारूद फेंका जितना पूरी दूसरी जंग अजीम के अंदर बारूद जितना फेंका गया उससे कहीं ज्यादा बारूद वहां फेंका गया। तो क्या लाओस अमेरिका ने फतह कर लिया? क्या लाओस नाम का मुल्क आज, जिसको शायद हमारे यहाँ 90 नहीं बल्कि 98% जो हमारे नाजरीन है वो जानते भी नहीं होंगे, तो क्या वो छोटा सा मुल्क लाओस खत्म हो गया? क्या लाओस दुनिया के नक्शे से मिट गया? क्या वहां अमेरिका ने अपना झंडा जो है वो लहरा दिया? तो हजूर अमेरिका के अंदर उन्होंने कभी कोई जंग जीती कोई नहीं है। अफगानिस्तान में वो जीत के निकले, आपको मालूम है ये जीत थी, वियतनाम में वो जीत के निकले। जिसके हाथ अफगानिस्तान में जिसके खिलाफ रिजीम चेंज करने आए थे उसके बाद उसी के हाथों जो है वो उन्होंने हुकूमत दे दी, और अब जो है वो उसको मदद भी फराहम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो ईरान की जो फौजी कुव्वत है क्या इस काबिल है कि ये लंबे टाइम के लिए इसराइल को एंगेज कर सके? और इस वक्त तक जो ईरान की तरफ से जवाबी हमले हुए हैं इसराइल पे, उसके क्या नुकसानात सामने आए हैं? आपके पास क्या इतलात हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि अलवी साहब के ना ही जो है वो ईरान को अंडर एस्टिमेट किया जाए, ठीक है, और ना ही जो है वो अमेरिका और इसराइल को जो है वो ये सोचा जाए कि जी वो बिल्कुल जो है वो उनको फारिग कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी कुव्वत है, बड़ा उनके पास जो है हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, लेकिन हथियार तो 1000 के लश्कर जरार के पास भी थे 313 के मुकाबले में। सही। और हथियार जो थे वो दुनिया के अंदर सोवियत यूनियन के पास भी थे, जब वो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क था और दुनिया का सबसे बड़ी फौज के होते हुए अफगानिस्तान के अंदर जो है वो रुस्वा हो गया था, और फिर इवेंचुअली उसका मुल्क टुकड़े हो गया था। सही। अब देखना ये है कि ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। क्या ये एप्स्टीन फाइल के जो घिनौने और जो करतूत हैं जो इन लोगों के, उनको छुपाने के लिए एक कोशिश की गई है, तवज्जो डाइवर्ट कराने की कोशिश की गई है? क्योंकि एक तरफ तो जो मुज़ाकरात हो रहे थे, अब ये मुज़ाकरात तो सिर्फ थे ही झांसा, असल में तो ये हमला करना चाहते थे। अमेरिका और इजराइल एक ही जो तस्वीर है उसके दो पहलू हैं, ठीक है, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये दोनों जो हैं, ये इजराइल और अमेरिका, ये ईरान को और पाकिस्तान को इस खित्ते के अंदर न्यूक्लियर ताकत के तौर पर नहीं देखना चाहते। सही। मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे पाकिस्तान की क़यादत जो है वो भी बहुत वल्नरेबल है। सही। और मेरा ये मशवरा होगा कि वो बेहतर ये है कि एक जगह पे बैठने से गुरेज करें। ठीक है, ये मैं बड़ा सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ। सही। इसलिए क्योंकि अभी जो DGISPR साहब का एक गैर मुल्की टीवी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है अंग्रेजी के अंदर, उसके अंदर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक को जो कहा है कि इसके हॉरिफिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आएंगे। सही। तो ये उनको बयान देने की जरूरत क्यों पड़ गई?
इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये एहसास है कि उसका जो ईरानी सरहद है वो कॉम्प्रोमाइज होने वाली है। जी बिल्कुल। और वहां वो इजराइल या इजराइल की प्रो फौजों को नहीं देख सकते। सही। और सही। यही वजह है कि 11 फरवरी को हमने पाकिस्तान की 80% एयरफोर्स जो थी उसको बकायदा हमने वहां एक्सरसाइज गोल्डन ईगल के तौर पर हमने वहां की थी बलूचिस्तान में, जबकि हमें खतरा तो हिंदुस्तान से है। ठीक है। तो बलूचिस्तान में हम क्या कर रहे थे? सही। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की क़यादत जो है उसको ये यकीन है, और मैं यकीन दिलाता हूं कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी हुई है। सही। अब जो आयतुल्लाह खामेनाई के जो एक उन्होंने ये देखे ना, ये एक बकायदा ये उनका मर्डर किया गया है, ये असैसिनेशन है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये असैसिनेशन है इसलिए क्योंकि ये एक आलमी जुर्म है। जब उन पे कोई मुकदमा नहीं चला, जब उनके खिलाफ कोई एब्सेंशिया के अंदर भी मुकदमा नहीं चला, जब उनके खिलाफ कोई सबूत शवाहिद नहीं है, तो फिर उनको जो ये सिर्फ शहादत नहीं बल्कि ये असैसिनेशन है। ठीक है। और अमेरिकन और इजराइलीज और जो इसमें मुलविस हैं उनका ट्रायल होना चाहिए, चाहे वो आज हो चाहे वो बाद में हो। लेकिन ये लग रहा ये है कि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए, और जो इलेक्शन होने वाले हैं जो कि इल्लीगल हुकूमत इस टाइम पे चल रही है इजराइल के अंदर, जो कि उनका इलेक्शन तो कब के ड्यू थे लेकिन उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। इससे मतलब ये नजर आ रहा है कि ये सब कुछ जो है अपनी एक सियासी बिसात को जो है संभालने की कोशिश है, और उसके लिए ईरान को बहाना बनाया गया है। सही। सही। अच्छा अब्दुल्ला अमीर गुल साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो एक कैफियत है लड़ाई की कितनी देर तक चल सकती है या जल्दी खत्म हो सकती है? आप क्या समझते हैं कि इसका दौरानिया कितना हो सकता है? देखिए, ट्रंप ने कहा था कि 4 दिन में जंग खत्म हो जाएगी, और अभी कल तक उनका ये फरमान था कि हमने अपने अहदाफ हासिल कर लिए में हैं। ठीक है। तो अगर हासिल कर लिए हैं तो आज उनका ये बयान है कि ये 30 दिन तक चल सकती है। तो फिर इसका मतलब है अहदाफ हासिल नहीं हुए ना। इसका मतलब है कि वो अब उनको अगर बूट्स ऑन ग्राउंड भेजने पड़ गए, अगर अपनी बर्री फौज को उनको जमीन पे उतारना पड़ गया, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी जंग होगी जिसके अंदर अमेरिका सुरखरू होता नजर नहीं आता मुझे। सही। इसलिए अमेरिका अब कोशिश ये करेगा कि कोई एक प्रीटेक्स्ट बनाएगा, एक बहाना बनाएगा जिसपे वो कहेगा कि ये जंग तो मैंने जीत ली है और मैं यहां से अब जा रहा हूं। तो वो एक बहाना बना के आया था और बहाना बना के वो जाएगा, याद रखिए इस बात को। तो ये जंग जो अगर तवील हुई तो ये ईरान के हक में जाएगी और अमेरिका के जो है और इजराइल को खा जाएगी ये। और दूसरी जानिब जो है वाकई ईरान की मिलिट्री माइट जो है वो इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन अवामी कुव्वत को, जैसे मैंने लाओस की मिसाल दी, एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वो अगर डट के खड़ा हो गया, अफगानिस्तान डट के खड़ा हो गया, तो ये तो फिर एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री कुव्वत मौजूद है। और अगर इस दौरान कुछ मुमालिक बराह रास्त ना भी कूद पड़े जंग में, तो वो अगर खुफिया तौर पर इनकी मदद करना शुरू कर दी, आप देखें रूस और यूक्रेन की जंग को देख लें, दूर हो जाते हैं। जी बिल्कुल। आप अभी देखें कि रूस की सरहद मिल रही है यूक्रेन से, लेकिन क्या पता कर लिया? जी बिल्कुल नहीं कर सके, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता जंग लंबी होती है तो आप किस किस्म की आलमी सफबंदी देख रहे हैं कि किस तरह ममालिक जो है वो कोई ईरान के साथ खड़ा हो सकता है और कोई अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हो सकते हैं? अजीज अलवी साहब, देखें, मसला यह है कि जब भी ऐसे आलमी मंजरनामे में चीजें होती हैं तो वो तकसीम पैदा करती हैं। बिल्कुल। आप यूक्रेन जंग को देख लें, तकसीम पैदा हो गई है ना? बिल्कुल होगी। तो यूरोप में तकसीम है, अमेरिका और यूरोप में तकसीम है, दीगर ममालिक में तकसीम है, रूस के तेल के हवाले से इंडिया को जो है वो सजा भुगत रहा है। बिल्कुल। ये सारी चीजें जो हैं हो रही हैं ना। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रेड टैरिफ वॉर थी, इसका बुनियादी मकसद क्या था? ये तो चाइना और रूस के लिए थी ना। जी बिल्कुल।
तो तकसीम तो होगी। इसका मतलब यह है कि अगर ये लड़ाई तूल इख्तियार करती है और लोग देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, सही। और अगर वो ये देखेंगे कि ईरान खड़ा हो गया है तो बहुत सारे लोग जो है वो अपना असला ट्राई करना चाहेंगे इस जगह के अंदर। सही। और वो मेरे ख्याल में अमेरिका के लिए जहर कातिल होगा। सही। तो अभी आप क्या समझते हैं कि पहले जब भी अमेरिका इस तरह का कोई एडवेंचर करता है तो आलमी ताकतों को साथ रखता है, यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर करारदाद मंजूर करा के जाता था, लेकिन अब क्या हमने देखा है कि इसकी सोलो फ्लाइट है ज़ाहिरन। तो क्या इस तरह की जो अमेरिका की तरफ से ये एडवेंचर हुआ है, क्या आलमी सतह पे इसकी साख मुतासर हो सकती है? मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा आलमी सतह पर साख मुतासिर हो चुकी है। ठीक है। अरब दुनिया पहले ही इसको जो है वो बड़े, अब मेरे ख्याल में एक सीरियस अंदाज में ले रही है कि ये हमारे दिफा में नाकाम रहे हैं। इनकी जो बातें थी वो हॉलीवुड फिल्मों तक की महदूद थी। हकीकत के अंदर जो है इनका भी वही हाल हो रहा है जो इस टाइम पे जो इंडिया का हुआ पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान कमतर ताकत थी, छोटी ताकत थी, छोटा मुल्क था, महदूद वसाइल थे, और इंडिया जो था वो बॉलीवुड फिल्म से बाहर नहीं निकला। सही। जबकि हकीकत के अंदर कुछ और सूरत हाल है। ऐसी सूरत के अंदर मेरे ख्याल है दुनिया जो है वो अब बहुत ज्यादा इन मामले, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप ने तो खुद ही खत्म कर दिया यूनाइटेड नेशन को। उसने तो खुद ही नेटो को अपने हाथ से आग लगा दी। तो आज जो ट्रंप के पास जो पत्ते हैं वो बहुत कम रह गए हैं। ट्रंप कार्ड उसने मेरे ख्याल में अपने इस्तेमाल कर लिए हैं, और अभी जो रऊनत और फिरौनियत उसके लहजे में नजर आ रही है, मैं देखता हूं कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं ऐसे लोगों से जो दुनिया के फातेह के तौर पर बाहर निकले थे और जो खुदाई के दावेदार थे, नौजुबिल्लाह। सही। और आज जो है ये खुदाई के दावेदार ही है जिसने ये कहा कि ट्रंप को तो ट्रंप ही रोक सकता है और कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। सही। ये बातें अल्लाह के यहाँ पसंद नहीं है। अल्लाह ताला फिर जो है उसका एक अपना निजाम है। सही। और वल्लाहु खैरुल माकरीन, देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अब्दुल हमीद गुल साहब हमें बता रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है ईरान और इसराइल के दरमियान, जो जंगी कैफियत है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। बता रहे थे कि अमेरिका कभी भी पहले भी पूरी दुनिया में जब भी उसने जंगें लड़ी हैं, कौमों को मिटाने की कोशिश की है, लेकिन कभी भी वो कामयाब नहीं लौटा, और यहाँ भी उसकी कामयाबी के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।